हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्यूबरक्लोसिस के बारे में, जिसे टीबी भी कहते हैं। इसको हम टीबी भी कहते हैं। पॉजिटिव एजेंट क्या है, किससे होता है? तो जो एजेंट है इसका, पॉजिटिव एजेंट, उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है ट्यूबरक्लोसिस, इसी के नाम पर ये रखा गया है। द ऑर्गेनिज्म इज ए स्ट्रिक्ट एरोब, मीन्स जो ये बैक्टीरिया है, हमारा माइकोबैक्टीरिया है, इसको जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है ऑक्सीजन की। इसलिए ये क्या है, एरोब है। एक एरोब का मतलब है जिसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़े। प्रीफर ऑक्सीजन रिच एरिया सच एज इन एपेक्स ऑफ द लंग्स। तो अगर हम लंग्स की बात करें तो लंग्स में जो ऊपर वाला एरिया है इसकी सबसे फेवरेट प्लेस होता है, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा होती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कैसे ये एक दूसरे इंसान से फैलता है, नहीं फैलता है? तो यस, ये एक इंसान से दूसरे इंसान को फैल सकता है। इट इज ए कम्युनिकेबल डिजीज। इन्फेक्टेड पर्सन्स एरोसोल्स कैसे फैलता है कि जैसे कोई इंसान है वो खांसेगा या फिर जैसे बात करेगा, तो जैसे ही बाहर मुंह से जो बाहर ड्रॉपलेट्स निकलेंगी, ड्रॉपलेट्स में क्या होगा, क्योंकि इसको टीबी है, इसको ट्यूबरक्लोसिस है, इसके कफ में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, तो ये जो ड्रॉपलेट्स बाहर निकलेंगी, और अगर दूसरे वाला इंसान जो एक नॉर्मल इंसान है, जिसको टीबी नहीं है, अगर ये ड्रॉपलेट वो ले लेता है, इनहेल कर लेता है, तो यस, ये भी क्या हो जाएगा, फिर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से पॉजिटिव हो जाएगा। मीन्स आप कह सकते हैं इसको भी ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगा। तो जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो क्या है, कफिंग हो गया, टॉकिंग हो गया, किसी भी जरिए से इनहेल करने के बाद अगर उसके अंदर वो ड्रॉपलेट जा रही है तो इसकी वजह से उसको ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। इसके दो टाइप हैं बेसिकली, प्राइमरी टीबी है, सेकेंडरी टीबी है। तो प्राइमरी टीबी का मतलब क्या है? प्राइमरी टीबी का मतलब है कि जब इंसान को सबसे पहले फर्स्ट टाइम जो एक्सपोजर होता है, ये इंसान है, इसका कभी ट्यूबरक्लोसिस, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, इसने आज तक कभी भी इनहेल नहीं किया। जब ये फर्स्ट टाइम इनहेल करेगा तो हम उसे कहते हैं प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस। और सेकेंडरी टीबी क्या है, ये ऑलरेडी इन्फेक्ट है, बट इसके जो बैक्टीरिया हैं वो एक्टिव नहीं थे, अब वो एक्टिवेट हो गए हैं, तो इसीलिए हम इसको कह रहे हैं सेकेंडरी टीबी। अभी हमने देखा कि जो टीबी है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है, तो इसकी जो शेप है वो रॉड शेप होती है, रॉड शेप होती है, और इसमें कॉम्प्लीमेंट्री कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिसका नाम है C3b, C2a। ये ऑप्सोनिन की तरह काम करते हैं, मतलब इस बैक्टीरिया को हमारी इम्यून सेल के लिए बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं। नॉर्मली लंग्स में का जो स्ट्रक्चर है वो ब्रोंकी हो गया, ब्रोंकी के अंदर क्या है, इस तरीके से यहाँ पे एल्वेओलाई प्रेजेंट होते हैं। तो मान लीजिए कि रॉड शेप जो बैक्टीरिया है वो एंटर कर चुका है। एंटर करने के बाद एल्वेओलाई में इस वाले यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है, इसको अगर हम जूम करके देखें तो ये अब जो बैक्टीरिया है वो एल्वेओलाई में प्रेजेंट है, और ये आप जो देख रहे हैं ये इसके मैक्रोफेजेस जो है अब इसके लिए आएंगी, क्योंकि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी क्या कहती है, इम्यूनिटी ये कहती है कि जो भी बाहर से चीज आएगी उसे मार दिया जाएगा। तो ये जो बैक्टीरिया है इसको किल करने के लिए एल्वेओलाई में मैक्रोफेजेस आने लग जाती हैं। तो मतलब कि यहाँ पर अगर हम देखें तो अब दो चीजें हैं, एक तो है हमारा रॉड शेप बैक्टीरिया और दूसरा है मैक्रोफेजेस। अभी जो मैक्रोफेजेस हैं ये इस बैक्टीरिया को खाने के लिए आई हैं, कि बाहर से तुम्हें आने के अंदर अलाउ तो नहीं था, तुम आ गए हो तो अब तुम्हें खाया जाएगा। अब ये जो बैक्टीरिया है इसको ये मैक्रोफेजेस अपने अंदर लेके जाएगी खाने के लिए। तो जब ये अंदर लेके जाती है तो अपने अंदर ये एक बैग में इसको बंद कर लेती है। दिस बैग इज नोन एज फेगोसोम। मैक्रोफेजेस का अपना एक न्यूक्लियस होता है, जैसे सभी का होता है। न्यूक्लियस के बाद में यहाँ पर होता है आपका होता है लाइसोसोम। अभी जो लाइसोसोम है इसका क्या फंक्शन है, देखिए जो मैक्रोफेज के अंदर लाइसोसोम्स होते हैं वो इस फेगोसोम को क्या करते हैं, मारते हैं, फेगोसोम को फ्यूज करते हैं अपने साथ, और इसके अंदर जो भी चीज होती है उसको मारने की पूरी कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि जो ये लाइसोसोम है और फेगोसोम है ये दोनों के दोनों मिल गए हैं। ये न्यूक्लियस वैसे की वैसे ही रहा, ये दोनों चीजें मिलती हैं
और यहाँ पर इनके बीच में जो कनेक्शन होता है, जो फ्यूजन होता है, लाइसोसोम के अंदर कुछ ऐसी एंजाइम्स होते हैं, ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो ये हमारा बैक्टीरिया था इसको किल कर देती हैं। तो नॉर्मल प्रोसेस में ये होता है कि जब भी कोई बैक्टीरिया लिया जाता है, बैक्टीरिया लेने के बाद वो किसके कांटेक्ट में आता है, मैक्रोफेज के कांटेक्ट में आता है। मैक्रोफेज की स्ट्रक्चर क्या है कि इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, और क्या होता है, लाइसोसोम्स होते हैं। अब ये जो लाइसोसोम्स होते हैं इनका क्या फंक्शन होता है कि ये जब भी कोई भी बैक्टीरिया मैक्रोफेज जैसे ही अंदर लेगी उसको, तो लाइसोसोम उस बैक्टीरिया का जो बैग है, फैगोसोम है, उसके साथ बाइंड होके, फ्यूजन होके उस बैक्टीरिया को किल करती है। अब ये नॉर्मली प्रोसेस ट्यूबरक्लोसिस के केस में होता नहीं है, इसीलिए ट्यूबरक्लोसिस का जो बैक्टीरिया है वो जिंदा बच जाता है। ये वाला फाइनल स्टेप ये नहीं होता है इन केस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। तो जैसे ही रॉड शेप बैक्टीरिया इसके अंदर आता है तो ये कुछ ऐसी प्रोटीन सेक्रीट आउट करता है कि जो लाइसोसोम है उसका फ्यूजन इसके साथ नहीं हो पाता है, फैगोसोम के साथ नहीं हो पाता है। जब फैगोसोम और लाइसोसोम का फ्यूजन ही नहीं हुआ, ये दोनों नहीं मिले, तो हमारा बैक्टीरिया तो किल होगा ही नहीं। तो यहां से इसी स्टेप से मुड़ जाते हैं ट्यूबरक्लोसिस के केस में। ये वाला स्टेप हमारा फाइनल स्टेप नहीं आता जिसमें लाइसोसोम और फैगोसोम दोनों फ्यूज हो जाया करते थे। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है ये क्या होगा, ये रेप्लिकेट करने लगेगा क्योंकि लाइसोसोम तो इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अब ये यहाँ से अपने आप में मल्टीप्लिकेशन करना शुरू करेगा। मल्टीप्लिकेशन एल्वोलाई के अंदर भी करेगा, बाहर भी करेगा, क्योंकि माइकोबैक्टीरियम तो हर जगह है अब लंग्स में, तो जहां जहां पे भी होगा वो अपने अपने उसमें मल्टीप्लाई करना शुरू करेगा, मतलब रेप्लिकेट करना शुरू करेगा, और लाइसोसोम इसका कुछ नहीं कर पाएगा। तो इस कंडीशन में रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है, किसका, माइकोबैक्टीरियम का। अब ये जो टीबी का बैक्टीरिया है ये क्या कर रहा है, अब अपना रेप्लिकेट करना शुरू कर रहा है। अब ये रेप्लिकेट करेगा तो लंग्स से वो हर जगह जाना शुरू करेगा, तो इन्फेक्शन गोज टू बॉडी अदर पार्ट्स। इसके बाद में हम क्या देखते हैं कि वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में इन्फेक्शन का जाना शुरू हो गया है। अब बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में तो जा ही रहा है, यहाँ पर एक रोल आता है लिम्फेटिक सिस्टम का। जो हमारा लंग्स है इसमें लिम्फेटिक सिस्टम का भी कनेक्शन होता है। तो जो लिम्फ नोड है, लिम्फ नोड में जब ये इन्फेक्शन पहुंचता है, लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू जब लिम्फ नोड में ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस पहुंचेगा, तो लिम्फ नोड में क्या होता है, टी सेल और बी सेल्स और डेंड्रिटिक सेल्स और बहुत सारी सेल्स होती हैं। तो टी सेल्स की जो CD4 सेल्स हैं, CD4 जो है वो किसका टाइप है, टी सेल्स का है। तो CD4 सेल्स जो है इसमें एक्टिवेट हो जाती हैं, और जैसे ये CD4 सेल एक्टिवेट होंगी, साइटोकाइंस एक्टिवेट हो जाते हैं। ये सब इन्फ्लामेशन के मीडिएटर्स हैं, मतलब आप कहें कि ये सारी की सारी चीजें क्या करती हैं, इन्फ्लामेशन करती हैं। जैसे ही लाइसोसोम और फैगोसोम का फ्यूजन नहीं हुआ, तो फ्यूजन ना होने की वजह से ये रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गया था। रेप्लिकेशन स्टार्ट होने के बाद हमने देखा कि ये जो बैक्टीरिया है अब जब रेप्लिकेट करेगा तो इसका नंबर बढ़ेगा ना, तो वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। पूरी बॉडी में जैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो जहाँ लिम्फेटिक सिस्टम के कांटेक्ट में आया और लिम्फ नोड में गया, तो लिम्फ नोड में हमारी प्रेजेंट है टी सेल्स और बी सेल्स, और यहाँ टी सेल्स की जो CD4 सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं। ये सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है हमारे इन्फ्लामेशन करने में, और CD4 के बाद में हमारे IFN गामा और इंटरल्यूकिन्स 2 भी हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं। ये आप फर्दर डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें जो हैं, इंटरल्यूकिन्स हो गई, इंटरफेरेंस हो गई, ये सारे के सारे इन्फ्लामेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। और जैसे ये चीजें एक्टिवेट होती हैं और मैक्रोफेजेस आने लग जाती हैं यहाँ पर, ये सारी चीजें हमारी यहाँ पर ही तो हो रही हैं। तो यहाँ पर जैसे ही लिम्फ नोड से CD4 एक्टिवेट हुई तो यहाँ पर मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स बहुत ज्यादा आने लग गई। अब 2 से 3 दिन के बाद क्या होता है कि जो ये मैक्रोफेजेस और ज़्यादा यहाँ पर आ गई थी, ये मैक्रोफेजेस जो हैं इनका स्ट्रक्चर चेंज होने लग जाता है। जो मैक्रोफेज पहले इस तरीके से थी, इसका जो न्यूक्लियस है
और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सारी की सारी ना इसमें स्ट्रक्चरल चेंज आने लग जाता है, मतलब इसकी जो अंदर की स्ट्रक्चर है वो चेंज होने लग जाती है। जब मैक्रोफेज का स्ट्रक्चर चेंज होने लग जाता है उसी को हम कहते हैं इपिथेलॉइड सेल्स। इपिथेलॉइड सेल्स इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो मैक्रोफेज अपनी शक्ल जो बदल रही है उसका स्ट्रक्चर सेम लगता है इपिथेलियल सेल्स की तरह। तो इपिथेलियोइड सेल्स का क्या मतलब होता है? लाइक इपिथेलियल सेल्स। तो जो इपिथेलियोइड सेल्स हैं इसके ना क्लस्टर्स बनने लग जाते हैं। क्लस्टर्स का मतलब क्या है? इकट्ठे होने लग जाती हैं, टाइट जंक्शंस बनाने लग जाती हैं। इसी को हम कहते हैं ग्रेन्युलोमा। तो आप बहुत अगर जनरली पढ़ते हैं ना ट्यूबरक्लोसिस की पैथोजेनेसिस, तो उसमें बहुत सिंपल वर्ड्स में बोल दिया जाता है कि जो लंग्स है उसमें ग्रेन्युलोमा बन जाता है। तो ग्रेन्युलोमा बना कैसे, ये अब आपको समझ में आया होगा कि ग्रेन्युलोमा जो होता है वो इपिथेलॉइड सेल्स मतलब जो मैक्रोफेजेस होती हैं उनके क्लस्टर की फॉर्म को हम कहते हैं। और ये जो ग्रेन्युलोमा है इसमें और भी चीज़ें होती हैं, जैसे मोनोसाइट्स हो गई और आपकी फिब्रोब्लास्ट हो गई। ये सारी की सारी जो इन्फ्लामेशन कॉज कर सकती हैं, सारी चीज़ें पास आ गई हैं और एक क्लस्टर इन्होंने बना लिया है टाइट फॉर्म में। इसको हम कहते हैं हार्ड ग्रेन्युलोमा। इसको हम कहते हैं हार्ड ग्रेन्युलोमा। जब 10 से 14 दिन हो जाते हैं तो ये जो ये आप ग्रेन्युलोमा देख रहे हैं, ये जहाँ पर बनता है, जो हमारे लंग्स में ये जहाँ पर बन रहा है, तो ये क्या कर रहा है, वहाँ की जो सेल्स है ना उनको डैमेज करने लग जाता है। लंग्स की जो सेल्स होती हैं उनको क्या करने लग जाता है? डैमेज करने लग जाता है। मतलब आप कह सकते हैं कि वहाँ पर नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाता है। तो अभी तो ये हार्ड था और हार्ड होने के बाद जब जैसे ही 10 से 14 दिन होते हैं तो धीरे धीरे यहाँ पे ऐसा लगेगा जैसे गल गया हो वहाँ पे। तो वाइट वाइट सा स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिली, क्योंकि जो सेल्स हैं वो कैसी हो गई हैं? नेक्रोज्ड हो गई हैं। इसी को हम कहते हैं चीजी अपीयरेंस। चीज की तरह वहाँ पर अपीयरेंस दिखेगा। और अगर आप एक्सरे कराते हैं तो ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट में ये एक हॉलमार्क है चीजी अपीयरेंस का, ग्रेन्युलोमा दिखना। तो यहाँ पर दो ग्रेन्युलोमा हमें दिखते हैं, एक हार्ड और एक सॉफ्ट। लेकिन जो सॉफ्ट दिखता है ये बहुत सॉफ्ट होता है, चीज लाइक। ये 10 से 14 दिन के बाद दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि जो यहाँ की सेल्स हैं उसमें क्या हो जाता है? नेक्रोसिस हो जाता है। तो ये थी हमारी पैथोजेनेसिस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस।